शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ समय पहले मैंने क्लास 9 के लिए पूरी ग्रामर का एक पैकेट बनाकर दिया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बच्चों ने बहुत अच्छा उसे देखा। क्लास 10 के लगभग सभी चैप्टर्स मैंने ग्रामर के अलग अलग वीडियो से आपको दे रखे हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर पूरा एक पैकेट बनाकर दे दीजिए जिसमें पूरी ग्रामर एक साथ हम देख सकें। और ये आपके लिए क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम तक सभी जगह पर काम आने वाला है, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या फाइनल बोर्ड का एग्जाम हो। इसमें हम जब स्टार्ट करते हैं तो 4 चैप्टर आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में, वो 4 चैप्टर हैं। वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। 4-4 नंबर के चारों क्वेश्चन रहेंगे, तो 16 मार्क्स की ग्रामर आपकी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। जल्दी हम स्टार्ट करते हैं, समय गवाए बिना स्टार्ट करते हैं वाक्य से। तो पहला चैप्टर है वाक्य। देखिए, वाक्य 3 प्रकार के हैं। सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं यहां पर कि बेटा ग्रामर में जो क्वेश्चन आता है वाक्य से, वो 3 प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नंबर 1 वाक्य को पहचानना, नंबर 2 वाक्य को बदलना, और नंबर 3 उपवाक्य का भेद बताना। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। जरा एक बार तीनों पर हम एक बार नजर डालेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं तीनों वाक्यों के पहचान की। हम पहचाने कैसे? देखिए, सरल वाक्य जो होता है, सरल वाक्य एक बार में स्टार्ट होता है, एक बार में एंड होता है, बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती का मतलब कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो 2 हिस्सों में सेंटेंस बटे। जैसे बाल गोविंद भगत खेतों में रोपनी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाने जाते थे, मूर्तिकार ने मूर्ति नेताजी की मूर्ति बनाई, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वो प्रतिदिन चश्मा पहना देता था। बिल्कुल सरल वाक्य इस तरह से होगा, ये होगा सरल वाक्य जिसे हम कहते हैं। बात आती है संयुक्त वाक्य की। बेटा ध्यान रखिएगा, संयुक्त वाक्य 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। संयुक्त वाक्य को अगर आप देखेंगे तो ये 2 हिस्सों में बटा होगा। बीच में कौन कौन से शब्द होते हैं जिनसे 2 हिस्से जुड़े होंगे? जैसे और, लेकिन, किंतु, परंतु, और एक शब्द और मिलता है कई बार, इसलिए। ये जो शब्द है, इनसे 2 हिस्से वाक्य के जुड़े हुए होंगे। आप बिल्कुल तुरंत कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलना। हम सभी बाजार गए थे लेकिन तुम नहीं जा सके। मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगा किंतु एक शर्त है। यहां पर परंतु को देखिए, हम सभी बाजार जाएंगे परंतु तुम नहीं जाओगे। वह बाजार गया था इसलिए मैं उससे नहीं मिल सका। तो ये आप देखेंगे 2 हिस्सों में सेंटेंस बटा हुआ है। मैं बाजार जाऊंगा लेकिन, अब लेकिन के बाद दूसरा हिस्सा है। मैं बाजार जाऊंगा परंतु तुम नहीं जाओगे, परंतु के बाद दूसरा हिस्सा है। तो इस तरह से 2 हिस्सों में सेंटेंस बटा हुआ होगा। यह है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। बेटा यहां ध्यान रखने की चीज है, बिल्कुल एक आसान पहचान है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। कैसे? पहली शर्त है इसके अंदर, सेंटेंस में की का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, की में छोटी की मात्रा है। नंबर 2, इस सेंटेंस में जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, ऐसे शब्द सेंटेंस के पहले या बाद में कहीं पर भी आ सकते हैं। जहां पर आप कोई वाक्य देखेंगे तो या तो ये शब्द स्टार्टिंग में होंगे या सेंटेंस के बीच में होंगे। और तीसरी कंडीशन है, सेंटेंस स्टार्टिंग में ही वर्ड होंगे। ये यदि से होता है, जैसे ही से हो सकता है, जब से हो सकता है, या जब जब, इस तरह से भी ये शब्द हो सकता है। तो यदि, जैसे ही, जब या जब जब, इस तरह के शब्दों से ये स्टार्ट होता है। तो यहां पर आप 3 कंडीशन हैं, सेंटेंस में की का इस्तेमाल हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पर भी, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, या सेंटेंस के स्टार्ट में यदि, जैसे ही, जब और जब जब, इस तरह के शब्दों से अगर स्टार्ट होगा तो आप कहेंगे ये मिश्र वाक्य। अब बात आती है हम चेंज कैसे करें, सेंटेंस को चेंज करना हो। हाँ, एक चीज मुझे और बतानी थी जो कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में निश्चित तौर पर आता है, या आपके अभी हाफिली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, या मॉक टेस्ट में, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स देते हैं कि इस और का इस्तेमाल क्या वाक्य में भी, सरल वाक्य में भी हो सकता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। मैंने अभी बताया था और का इस्तेमाल अगर हम देखें दो हिस्सों को जोड़ने के लिए हो, मैं बाजार जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ जाना, मोहन ने खाना खाया और सो गया, तो दो हिस्सों में बटा हुआ है सेंटेंस। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा आता है हमने बाजार से सेब और केले खरीदे। बेटा अगर लिखा हुआ है सेब और केले, या आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है पाप और पुण्य, माता और पिता, राम और श्याम, तो दो शब्दों को जोड़ रहा है और दो उपवाक्यों को नहीं जोड़ रहा है। अगर दो हिस्सों को नहीं जोड़ रहा है, अगर एक वाक्य शब्दों के बीच में अगर और आता है तो वो सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तीनों की पहचान। अब देखिए मैं बात कर रहा था अभी चेंज करने के लिए। मान लीजिए एक सेंटेंस है, बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते थे, सरल वाक्य है, हमें इसे संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो क्या करना है, हमें इसे दो हिस्सों में बांटना है और इनमें से किसी शब्द का बीच में इस्तेमाल करना है। अव्यय शब्द है, इनमें से किसी का इस्तेमाल करना है। जैसे बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर जाते थे और शहनाई बजाते थे। मान लीजिए अगर मुझे किसी और का इस्तेमाल करना है, जैसे अगर आप कहते हैं बाल गोविंद भगत प्रातःकाल खेतों में रोपनी करते थे, तो यहां पर बाल गोविंद भगत खेतों में जाते थे और रोपनी करते थे। ये इस तरह से आप यहां पर कह सकते हैं नेताजी की मूर्ति पर जो कैप्टन था वो चश्मा लगाता था, परंतु वह सेनानी नहीं था। अब परंतु का इस्तेमाल कर दिया आपने, तो ये दो हिस्सों में आप इस सेंटेंस को बांट सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था आपको मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की कंडीशन ये है, इन्हें आप इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में अभी आपसे कहा कि जहां उपवाक्य पूछा जाता है। बेटा ये ध्यान से समझने की चीज है। देखिए पहली कंडीशन है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर भी की, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसका उपवाक्य वाला, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अगर ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, इसका मतलब आपको क्या पहचानना है कि से आगे अंडरलाइन होगा। सेंटेंस में की होगा और की से आगे अंडरलाइन होगा। अगर की वाला सेंटेंस है तो ये कहलाएगा आपका बेटा संज्ञा उपवाक्य। की वाला सेंटेंस जो है जहां पर की आया है और उससे आगे अंडरलाइन है तो ये होगा संज्ञा उपवाक्य। सेंटेंस में जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिसका, जिसकी, इस तरह के जो शब्द हैं अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हैं या बीच में आए हैं तो जिस हिस्से में ये शब्द आता है वो हिस्सा अंडरलाइन होता है। जैसे जो लड़का मुझे मारकर भागा था तो ये वाला हिस्सा अंडरलाइन होगा, या यह वही लड़का है जो कल मुझे मारकर भागा था, तो जो बाद वाला हिस्सा है तो वो अंडरलाइन होगा। यानी जिस हिस्से में ये यूज हुआ है, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, वो अंडरलाइन होगा। तो अगर सेंटेंस में ये वर्ड कहीं पर यूज हो रहे हैं वे कहलाएंगे विशेषण उपवाक्य। और तीसरी कंडीशन बेटा ये वाली है, यदि, जैसे ही, जब और जब जब, ये कहीं पर भी इस्तेमाल होंगे। आपको ध्यान रखिए, मैंने बताया था आपसे ये सेंटेंस के हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं और ये ही अंडरलाइन होगा। ये जो अंडरलाइन किया गया हिस्सा है, अगर आप देखते हैं यदि, जैसे ही या जब जब या जैसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ध्यान रखने की चीज है कि आपका कि जहां पर यूज हुआ है संज्ञा उपवाक्य है, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने विशेषण उपवाक्य है। यहां पर हम विशेषण कर देते हैं, इसे रह गया है विशेषण उपवाक्य। और यदि, जैसे ही, जब या जैसे इस तरह से जहां से स्टार्ट होता है तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ये उपवाक्य की पहचान है। तो पहला क्वेश्चन है पहचानना, दूसरा क्वेश्चन है एक दूसरे को चेंज करना, और तीसरा क्वेश्चन है उपवाक्य पहचानना। उपवाक्य में तीन है, संज्ञा उपवाक्य,
विशेषण वाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से जो वाक्य का चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर आता है आपका वाच्य, जरा उसे देखते हैं एक बार। ध्यान रखिएगा, ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत कम से कम शब्दों में मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो। और एग्जाम में इतनी तैयारी अलग से किताब से करने की जरूरत नहीं है आपको। जहां तक मैं समझ रहा हूं इतने तैयारी से आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ किसी भी एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा की करने की। हम स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड चैप्टर वाच्य। ध्यान रखिएगा, वाच्य में भी 3 क्वेश्चन आते हैं। एक वाच्य पहचानना, दूसरा वाच्य बदलना, और तीसरा वाच्य से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन या कुछ इस तरह की चीजें आती है। डेफिनेशन पूरी नहीं आती, लेकिन एक पहचान के रूप में क्वेश्चन आ जाता है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। वाच्य 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कर्तृ। बेटा लिखने में गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य में री ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा। आप ये देख रहे होंगे कर्तृ में री नीचे भी है। नंबर 2 है कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डेफिनेशन अगर तरह से आता है तो क्या करना है आपको। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। एक बात। नंबर 2, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा वाच्य है जिसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य है जिसके अंदर क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब प्रश्न ये आता है कि इनको पहचाने कैसे। इसकी बिल्कुल आसान पहचान है। इसके साथ कर्ता में यह कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस कैसा होता है, सरल। सबसे पहली चीज पहचान आपको ध्यान रखनी है, कर्तृवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता और सरल क्रिया होती है। कैसे, मैं खाना खा सकता हूं, वह बाजार जा सकता है, रमा ने गीत नहीं गाया, हम सभी ने पुस्तक नहीं पढ़ी, वे दोनों कहाँ गए थे। इस तरह के जो सेंटेंस है या आपकी किताब से संबंधित आते हैं। तो मैंने अभी आज जैसे कहा आपसे, बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे, या कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन चश्मा लगा दिया करता था, बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे आहत करती थी, बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाने के लिए जाते थे। या कोई भी सेंटेंस है सरल होगा और सेंटेंस में कहीं पर भी कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां पर बात आती है कर्मवाच्य और भाववाच्य। बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पर हमेशा कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। से का या के द्वारा का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में भी और भाववाच्य में भी। कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर दोनों में ही से और के द्वारा का प्रयोग है, तो हम कैसे पहचानें कि ये कर्मवाच्य है और ये भाववाच्य है। ये पहचानने के लिए आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में क्या है, सिंपल सी बात है, क्रिया कैसी होगी, यहां पर सकर्मक, यहां पर क्रिया सकर्मक होगी, और यहां पर क्रिया कैसी होगी बेटा, यहां पर क्रिया अकर्मक होगी। अब प्रश्न आता है यहां पर कि हम ये कैसे पहचाने क्रिया सकर्मक है या कर्मक। इसकी भी पहचान बताता हूं, बहुत आसान पहचान। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि से और के द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य में नहीं होता। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में कर्ता के बाद से और के द्वारा का प्रयोग होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक है या कर्मक। मैं जरा इसे बताता हूं और इसे हटा देता हूं ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि सकर्मक अकर्मक क्रिया के आधार पर कैसे पहचाने कि ये कर्मवाच्य है या भाववाच्य। 2 सेंटेंस लिख रहा हूं। मोहन से गीत गाया गया।
या आप यहां पर कह सकते हैं मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा सकेगी। ठीक है बेटा, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, ये अलग चीज है। और अब दूसरा लिखता हूं, वे, या यहां पर लिखा जाएगा उनके द्वारा दौड़ा जा सकेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे द्वारा गाया जाएगा। अब ये दो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखे हैं और दो सेंटेंस नीचे लिखे हैं। अब समझिए बेटा, मैंने अभी आपसे कहा था कि सेंटेंस को सबसे पहले आप देखिएगा, यहां पर मोहन से आ गया, दूसरे में मेरे द्वारा द्वारा आ गया, उनके द्वारा द्वारा आ गया, मेरे द्वारा द्वारा आ गया। तो से या के द्वारा कर्ता के बाद, तो ये देखिए आप, मोहन, मेरे, उनके, मेरे, ये सब करता है, उसके बाद में से या के द्वारा आ गया। अगर ये आ गया है तो इसका मतलब है कर्तृवाच्य तो नहीं है, पक्का है। अब कर्मवाच्य है या भाववाच्य, ये पक्की बात है। कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य? आपने से और के द्वारा देखा, सीधा पहुंच जाइए क्रिया पर। क्रिया क्या है यहां पर? गाया गया, ये क्रिया है, गाया गया। प्रश्न पूछिए, यहां पर दो प्रश्न पूछेंगे, क्या और किसको। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। तो गाया गया, क्या गाया गया? गीत। उत्तर मिल गया, सकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य हो गया। पढ़ी जा सकेगी, क्या पढ़ी जा सकेगी? उत्तर मिलता है क्या? पढ़ी जा सकेगी क्या? पुस्तक। उत्तर मिल गया है, कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसमें होती है? ये दोनों सेंटेंस किसके होंगे? कर्मवाच्य के। ठीक है बेटा, अब यहां पर आ जाते हैं उनके द्वारा। देखिए दोनों में के द्वारा या से है, यहां पर दोनों में द्वारा है। अब क्रिया देखिए, क्रिया क्या है यहां पर? दौड़ा जाएगा। प्रश्न पूछिए, क्या दौड़ा जाएगा? उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जब उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये सेंटेंस क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक क्रिया किसमें होती है? भाववाच्य में। यहां पर देखिए सेकंड में, मेरे द्वारा गाया जाएगा, क्या गाया जाएगा? उत्तर मिला यहां पर, उत्तर नहीं मिला है तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। और ये दोनों सेंटेंस किसके होंगे? ये भाववाच्य। बस इतनी सी पहचान है बेटा कि अगर आपने क्रिया के साथ लगाकर प्रश्न पूछा, क्या लगाकर उत्तर मिलेगा तो कर्मवाच्य, उत्तर नहीं मिलेगा तो भाववाच्य। लेकिन दोनों में से और के द्वारा का यूज होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में सब बैठ जाएंगी, आप बस प्रैक्टिस इसकी आप थोड़ी सी बनाए रखिएगा, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। देखिए नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला था वो क्या चीज है कि वाच्य एक तो आपने यहां पहचान लिया। एक अब चेंज करने वाली अगर बात करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे कर्तृवाच्य, मैं खाना खाता हूं तो मुझसे खाना खाया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक है, मैं बाजार गया था, एक सेंटेंस ये, या बालाजी मंदिर पर खां साहब शहनाई बजाते। ये सेंटेंस मैंने दो लिखे बेटा, मैं बाजार गया था, दूसरा बालाजी मंदिर पर खां साहब शहनाई बजाते थे। ये दो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे। अब यहां पर आप देखिए, अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो देखिए यहां पर सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं तो मान लीजिए मुझे कर्मवाच्य में चेंज करना है ये, तो यहां पर मैं की जगह बेटा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड चीज बता रहा हूं। जब चेंज करेंगे, मैं की जगह होता है मुझसे या मेरे द्वारा, वह की जगह होता है उससे या उसके द्वारा, तुम की जगह होता है तुमसे या तुम्हारे द्वारा। ठीक है, तो यह सब जैसे यह खाना खाता है तो इससे या इसके द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहां पर मैं की जगह क्या हो जाएगा बेटा जी? मुझसे। ध्यान रखिएगा, मुझसे भी हो सकता है और मेरे द्वारा भी
हो सकता है, मेरे द्वारा। अब यहां पर मेरे द्वारा बाजार जाया जाता। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को हमेशा जब चेंज करें तो लास्ट की जो क्रिया की फॉर्म है उसी में चेंज करेंगे। मेरे द्वारा बाजार जाया जाता था। सेंटेंस जैसी है, बालाजी मंदिर पर खां साहब शहनाई बजाते थे, तो मुख्य कौन है करता है यहां पर? खां साहब। तो हम खां साहब के द्वारा यहां पर इसे लिख देंगे, खां साहब के द्वारा बालाजी मंदिर पर शहनाई। अब बजाते थे की जगह लिख देंगे यहां पर क्या हो जाएगा? बजाई जाती थी। ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर कह सकते हैं, अगर बालाजी मंदिर पर खां साहब शहनाई बजा सकते थे तो बजाई जा सकती थी, बजा रहे थे बजाई जा रही थी। ये इसी फॉर्म में से चेंज करना चाहिए, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब एक बहुत छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक वाक्य को पहचानने के लिए। देखिए, कई बार हमने देखा है कि कर्ता होता ही नहीं सेंटेंस में, क्रिया होती है केवल, और सेंटेंस में कर्ता होता ही नहीं है। तो जब कर्ता होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कर्तवाच्य है कर्मवाच्य? बिल्कुल एक आसान पहचान, चलो सोते हैं, एक सेंटेंस। नंबर 2, आओ दौड़ा जाए, गीत गाया गया, पढ़ा जाता है। अब ये बेटे 4 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं। इन 4 सेंटेंस को आप अगर देखेंगे तो चारों सेंटेंस में कहीं पर भी कर्ता नहीं। देखिए यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो चारों सेंटेंस में कहीं पर भी कर्ता नहीं है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जब भी सेंटेंस सरल होगा, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, हंस रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पढ़ेगा, खाएगा, सोएगा, सीधी बात है कर्तृवाच्य। लेकिन जैसे ही क्रिया ऐसी हो जाएगी, पढ़ा जाएगा, सोया जाता था, खाया जाता था, पढ़ा जा सकेगा, खाया जा सकेगा, इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है, अब कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। कैसे पहचानेंगे इसको? सीधी बात है, चलो सोते हैं, तो चलो सोते हैं। अब यहां पर अगर देखें तो कर्ता कौन कौन से हो सकते हैं? मैं, हम, तुम, कोई भी हो सकता है। चलो हम सोते हैं, सरल वाक्य है, सीधी बात है, कर्तृवाच्य हो गया। चलो हम सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, इस तरह की क्रिया कहीं पर भी तो कहेंगे आप कर्तृवाच्य। अब यहां पर देखते हैं, चलो दौड़ा जाए। अब देखिए यहां पर चल आओ दौड़ा जाए। अब दौड़ा जाए का मतलब यहां पर कर्ता कौन हो सकता है? हम सोच के देखें, मैं। चलो मैं दौड़ा जाए तो नहीं होगा, चलो हमसे या हमारे द्वारा। देखिए यहां क्या कर्ता निकल रहा है? चलो हमसे दौड़ा जाए, हमारे द्वारा दौड़ा जाए। अब यहां पर कर्ता मिल गया हमें, हमारे द्वारा दौड़ा जाए। अब दौड़ा जाए का देखिए, हमारे द्वारा सीधी बात है, ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। लेकिन जैसे ही आप यहां क्रिया पर देखेंगे, ये कौन सी क्रिया है? दौड़ना अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया किसमें होती है? भाववाच्य में। तो सेंटेंस कैसा हो गया? भाववाच्य। गीत गाया गया। अब देखो, गीत गाया गया हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, मुझसे गाया जाता है। अब यहां पर अगर देखेंगे, गीत गाया गया तो मेरे द्वारा गीत गाया गया, मुझसे गीत गाया गया, तो यहां पर से के द्वारा का यूज आ रहा है। इसका मतलब है कि यह कर्तृवाच्य तो नहीं है, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। क्रिया के साथ क्या लगा के पूछना है? गाया गया। क्या गाया गया? उत्तर मिल गया है आपको, गीत। उत्तर मिल गया है तो कर्मवाच्य है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो भाववाच्य है। नेक्स्ट, पढ़ा जाता है मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, इस तरह की कर्ता इसके अंदर मिलेगा, छुपा हुआ है कर्ता। तो हम इसे चेंज अप करेंगे, अगर पहचानेंगे तो क्या होगा? पढ़ा जाता है हमारे द्वारा, तो हमारे द्वारा पढ़ा जाता है। अगर आप इसे करेंगे तो पढ़ा जाता है क्रिया कैसी है? क्या पढ़ा जाता है? उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्रिया कैसी हो जाएगी? वाच्य कौन सा होगा? ये भाववाच्य, क्योंकि क्रिया कैसी है? अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। तो ये आपकी एक आसान पहचान है जिससे आप इसे बदल सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इसी तरह से वाच्य में अगर आप देखें तो चेंज भी इसी तरह से सेंटेंस होता है। जैसे एक सेंटेंस काफी यूज होता है एग्जाम में, पक्षी
आकाश में उड़ते हैं। अब इसको सेंटेंस को अगर हमें चेंज करना है तो ध्यान रखिएगा ये भाववाच्य में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाववाच्य में? यहां पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बेटा ये एक अंकी बिंदी का सारा खेल है इसके अंदर। हम इसे जब चेंज करेंगे तो बहुत से बच्चे लिखते थे पक्षी, पक्षी से आकाश में, पक्षी से नहीं होगा क्योंकि हैं बहुत से, तो हम इसे कैसे कर देंगे यहां पर पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा ये क्रिया इसी तरह की आनी चाहिए। यहां पर उड़ सकता है नहीं होगा, उड़ा जा रहा है नहीं होगा, उड़ा जाता है नहीं होगा, यहां पर सिंपल है पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, सिंपल होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल काफी आता है, हिरन घास खा रहे थे। अब यहां थे आ गया, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, हिरन की जगह क्या हो जाएगा, हिरनों से घास खाई जा रही थी। ये बेटा ये इस तरह से चेंज हो जाता है, हिरनों से, हिरनों से। अब यहां से आ गया तो इसी बात है, कर्मवाची या भाववाची का सेंटेंस होगा। क्या खाई जा रही थी, घास। तो कैसा सेंटेंस हो गया, उत्तर मिल गया है, कर्मवाची का वाक्य होगा। तो इसे हम कहेंगे सेंटेंस कैसा हो गया, सकर्मक क्रिया है, इसलिए सेंटेंस कैसा बन जाएगा, ये कर्मवाची का। इस तरह से आप वाच्य को पहचान भी सकते हैं और वाच्य को बदल भी सकते हैं। आगे चलते हैं और तीसरा चैप्टर जो आपकी ग्रामर में है, आपके सिलेबस में भी है और आपके लिए बहुत उपयुक्त भी है, और मैं इसे बहुत आसानी से आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट है अलंकार। आपको याद होगा बेटा आपके यहाँ पर 5 अलंकार हैं, अर्थालंकार है ना आपके सिलेबस में, तो 5 अलंकार है, इनकी पहचान एग्जाम में आती है। एक बात और बता दूं आपको, सभी स्टूडेंट जो अलंकार है उनकी एक एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल याद भी रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अलंकार की डेफिनेशन तो नहीं आती, मोस्टली छोटी मोटी कुछ हो सकती है, लेकिन अलंकार को पहचानना और अलंकार का एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकता है। तो सभी अलंकारों की एक एक उदाहरण जरूर याद करके रखिएगा, लिख कर देखिएगा, छोटा एग्जाम्पल याद कर लीजिए और लिख कर देख लीजिएगा। आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अलंकार की पहचान और डेफिनेशन दो तरह से, ये ध्यान रखिएगा। आपके यहां पर अलंकार कौन कौन से हैं, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा। बेटा उत्प्रेक्षा की स्पेलिंग लिखकर देखिएगा सभी स्टूडेंट, आप लोग लिखने में गलती करते हैं। उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति में भी ध्यान रखिएगा गलती करते हैं बच्चे, अतिश पूरा है ये, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये आपके सिलेबस में है। अब ध्यान रखिएगा, अब सुनिएगा इनको। मानवीकरण, ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल और कुछ इनके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि पूरे बोर्ड को हम इस तरह से इनमें यूज कर रहे हैं ताकि एक ही जगह आपको सब कुछ मिलता रहे। देखिएगा, सबसे पहले जहां पर कोई एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा सभी का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल याद कर लीजिए और लिख कर देख लीजिएगा। बात करते हैं डेफिनेशन के रूप में कौन कौन से एग्जाम में आ जाते हैं, तो देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। उपमा में कभी कभी डेफिनेशन के तौर पर आ जाता है, जहां पर किसी प्रकार की किसी से उपमा दिखाई जाती है, किसी को समानता का भाव, ध्यान रखिएगा समानता का भाव जिसमें व्यक्त किया जाता है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, उपमान, उपमेय या जो भी हो, लेकिन आपको क्या रखना है, जहां पर समानता की बात की जाए, समानता का भाव व्यक्त किया जाएगा, उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान रखिए ये शब्द इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा, संभावना। बेटा ये एग्जाम में डेफिनेशन में कई बार आ सकता है, आ जाता है कि जहां पर किसी में किसी प्रकार की संभावना दिखाई जाए, किसी में किसी प्रकार की संभावना का आरोप किया जाए, तो ध्यान रखना है ये संभावना वर्ड कहीं पर भी आपको दिखाई दे जाए, समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, आप सब जानते हैं, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, किसी में ऐसा कि जो अविश्वसनीय हो, जिसकी हम विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसा जब कोई एग्जाम्पल आता है तो वो है अतिशयोक्ति अलंकार। यानी जब बात को किसी को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा।
एंड लास्ट है मानवीकरण। याद रखिएगा बेटा, मानवीकरण क्या है? ये वर्ड डेफिनेशन में अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जब किसी निर्जीव में सजीव का आरोप कर दिया जाए, या किसी में किसी निर्जीव के द्वारा मानवीय व्यवहार व्यक्त किया जाए। मानवीय व्यवहार का मतलब है पत्थर है, पत्थर ने कहा, तो पत्थर क्या बोल सकता है? क्या नहीं बोल सकता। आप कह सकते हैं कि अगर नदी इटलाती हुई चल रही थी, नदी इटलाती हुई चलेगी क्या? नहीं। पर तो यहां जब ऐसे शब्दों को हम कहीं पर भी देखते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहां पर यह मानवीकरण अलंकार में निर्जीव में सजीव का आरोप होता है, या निर्जीव सजीव कहीं पर भी वर्ड अगर दिखाई देंगे तो आप कहेंगे यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब हम बात कर लेते हैं पहचान की। देखिए, बिल्कुल एक आसान पहचान है, इसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, किताबों में बिल्कुल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस पूरे पैक्ट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रूपक में एक सिंपल पहचान है। यहां पर दो शब्दों के बीच में आपको एक तो डैश दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? चरण कमल, पद पंकज, ये ऐसे दिखाई देंगे। चरण कमल, पद पंकज, या एक जैसे मैंने अभी कई बार मैं देखता हूं अलंकार जो एग्जाम में काफी आता है, उदाहरण के तौर पर एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये एग्जाम्पल खूब आता है, ये रूपक का उदाहरण है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास रूपक का उदाहरण है। चरण कमल बंदों हरिराई रूपक का उदाहरण है। यहां पर सीधी बात है, अगर आप देखते हैं यहां पर कि अगर डैश लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर रूपक अलंकार ही होगा। और दूसरा मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको देके बताए, तो यहां पर क्या है? कमल जो है, चरण जो है वो कैसे? कमल रूप में है। पद पंकज, पद मीन्स पैर, कैसे है? पंकज कमल के रूप में है। तो यहां पर होगा रूपक अलंकार। आगे चलते हैं उपमा अलंकार। देखिए, बिल्कुल एक आसान पहचान है उपमा अलंकार की। डैश के बाद कहीं पर भी सा, से, सी या बिना डैश के सम शब्द होगा। आप यहां पर कह सकते हैं जहां पर भी किसी प्रकार का डैश के बाद में सा, से, सी या डैश नहीं है, केवल लाइन में यूज होगा सम। आप समझ जाइए, उपमा अलंकार है। यहां पर जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, डैश के बाद पानी सी बही, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी। तो सा से सी कहीं पर भी अगर आ जाता है तो आप कह दीजिएगा उपमा अलंकार है। यहां पर आप देखिए सम, यहां ये एक एग्जाम्पल ऐसा है, जैसे आपने अगर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा हो तो वहां पर यह सहस बाहु सम सो रिपुमूरा, सहस बाहु सम शब्द आ गया है। सीधी बात है, उपमा अलंकार है। समानता का भाव कहीं पर भी आएगा वह उपमा अलंकार होगा। आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा। बिल्कुल एक सिंपल आसान पहचान है, इसके कोई अलग से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस में मनु, मानो, मानहु, जैसे, ये इस तरह के एग्जाम्पल अगर शब्द कहीं पर भी एग्जाम्पल में दिखाई देंगे तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। हाँ, मैं बात कर रहा था उपमा में एक एग्जाम्पल और आता है जो कि काफी आता है और बच्चे उसमें सासेसी ढूंढते हैं। सर ने आपने कहा था सर सासेसी है। एक उदाहरण है पीपल पात सरिस वन डोला। देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हटा देता हूं यहां से और लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल काफी आता है। पीपल पात सरिस मन डोला। बेटा यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर तो कहीं पर नहीं आया सासेसी। पीपर पास सरिस मन डोला, यहां पर भी कहीं सासेसी नहीं आया, सम नहीं आया। लेकिन ये एग्जाम्पल केवल एक ऐसा है जो उपमा अलंकार का उदाहरण है, लेकिन सासेसी कहीं पर भी नहीं। मैं बात कर रहा था उत्प्रेक्षा की। मनो, मानो, मानो, जैसे, जहां संभावना की जाए। संभावना करने का मतलब है ऐसा लग रहा है मानो ऐसा है। तो यहां पर अगर कहीं पर भी आप देखेंगे तो मानो शब्द का प्रयोग कहीं पर भी मिलेगा, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मानो हवा के वेग से, आपके एग्जाम्पल आपकी किताब में बहुत सारे होंगे। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो शब्द आ गया। मन हो नीलमण शैल पर आतप पड़ो प्रभाव, तो मन हो, मानो,
ये शब्द आ गया। या जैसे, जैसे जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, जैसे कहीं पर भी आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मनु, मानो, मानहु, जैसे कहीं पर भी शब्द आएंगे तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे चलते हैं अतिशयोक्ति। बेटा अतिशयोक्ति अलंकार में एक एग्जाम्पल काफी आता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में जब तक आग भी नहीं लग पाई उससे पहले सारी लंका भी जल गई और राक्षस भी लंका को छोड़कर भाग गए। ये जो आप अगर देख रहे हैं तो क्या है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। बात को बढ़ा चढ़ाकर ही तो कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी उससे पहले लंका भी जल गई। तो ये बात को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। एक इसके अंदर और बहुत एग्जाम्पल कई बार आता है, मैंने अपनी वीडियो में भी दिया है। भू सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, जब सीता का स्वयंवर हुआ, सीता के स्वयंवर के समय पर, यहां पर अगर बात करें सीता के स्वयंवर के समय पर जो राजा जनक हैं उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। तो एक एक राजा ने जब उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया तो वो नहीं तोड़ पाया। तो क्या हुआ, भूप सहस 1000 10,000 एक सहस कहेगा, भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास किया। आपको लग रहा है धनुष कितना बड़ा होगा? धनुष सामान्य ही तो होगा। क्या 10,000 लोग उस धनुष को उठाने के लिए जगह होगी? क्या उठा पाएंगे? क्या उठाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा, इसलिए यह है अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट आ जाता है बेटा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में मैंने अभी आपसे क्या कहा, निर्जीव का सजीव में आरोप, या हम निर्जीव सजीव की बात करें, नॉन लिविंग थिंग कोई भी है उससे हम लिविंग थिंग की तरह अगर स्टेटमेंट दिलवाते हैं उसने कहा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण यहां पर आपने क्लास 9th में आपको याद होगा, आपने एक कविता पढ़ी थी, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ आप सब जानते हैं, मेघ क्या है, बादल। बादल बड़े बन ठन कर संवर कर आए हैं। वहां पर कैसे हैं वो, दामाद के रूप में। तो बादलों का क्या किया, मानवीकरण कर दिया। एक जगह पर आता है, नदी के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए, तो उन्होंने कहा पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। तो क्या पत्थर नदी के किनारे जो इसलिए पड़े हुए हैं कि प्यास बुझा रहे हो, उनकी प्यास लगी हुई है। तो ये क्या किया, मानवीकरण कर दिया। एक एग्जाम्पल और आता है इसके अंदर कि माली आवत देखकर, आपकी बुक में है ये, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली को आता हुआ देखकर फूल आपस में बात करने लगे। तो क्या फूल आपस में बात करते हैं क्या? तो मानवीकरण अलंकार क्या है, नॉन लिविंग थिंग के द्वारा लिविंग थिंग की तरह जब स्टेटमेंट दिलवाया जाता है उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह से मैंने आपके सामने एक एक अलंकार अलग करके रख दिया है। और अब इसके बाद में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है शायद बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उन्हें टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं। मैंने कुछ चीजें बताई थी, अगर आप चाहें तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी इंडिविजुअल जो अलग से पद परिचय की वीडियो है बेटा उसे देख लीजिएगा। मुझे लगता है आप उससे तैयारी अच्छी कर सकते हैं। पद परिचय की वीडियो मैंने अलग से दी है, आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसमें काफी समय हम खराब नहीं करना चाहते। आगे चलते हैं। अगर पद परिचय को आप देखें तो मेरी वीडियो देखिएगा, उससे आपको पद परिचय भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब मैं बता देता हूं आपको ग्रामर का जो लास्ट पार्ट है पत्र के बारे में। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी कि सर पत्र के फॉर्मेट को एक बार बता दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों की। तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले पत्र कैसा है बेटा, औपचारिक। औपचारिक पत्र कैसा होगा, औपचारिक होता है जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हमें फॉर्मेलिटी करनी ही है, जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उन लोगों को जो पत्र लिखा जाता है, यानी अपने माता पिता भाई बहन दोस्त किसी को छोड़ करके अन्य किसी व्यक्ति को जब हम लिखते हैं वो है औपचारिक पत्र। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पर सेंडर एड्रेस,
यहाँ पर सेंडर एड्रेस, और सेंडर एड्रेस में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिएगा 247A रामनगर दिल्ली, 241A रामनगर आगरा, कुछ भी सेंडर एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन छोड़ करके फिर लिखिएगा दिनांक। ध्यान रखिएगा, एक लाइन छोड़ते जाइए, थोड़ा सा गैप जब करेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, पत्र, ईमेल, संदेश, अनुच्छेद हमेशा नए पेज से लिखिए, हमेशा नए पेज पर इसका शुरुआत करिए। और अगर नेक्स्ट पेज तक ये चला गया है तो उस पेज को छोड़ दीजिए, अगला काम अगले पेज पर करिए। ऐसा मत करिए आधे पेज से स्टार्ट कीजिए। तो पहले सेंडर एड्रेस आ गया, डेट एक लाइन छोड़ करके, दिनांक आ गई, एक लाइन छोड़ दीजिएगा विषय। और बेटे यहां पर ध्यान रखना है, विषय में विषय छोटा लिखना है। जल भराव की समस्या, बिजली कटौती की समस्या, नगर पालिका के द्वारा जो गंदगी फेंकी गई है उसकी समस्या, विद्यालय में ठंडे पानी न आने की समस्या, विद्यालय में कम पंखों की समस्या, कुछ भी आपको लिखना है, छोटा यहां पर विषय लिखिएगा। और यहां पर हाँ, एक चीज मैंने अभी यहां पर मुझे लग रहा है छोड़ दी है जो लिखनी चाहिए थी, सॉरी। यहां पर सेंडर एड्रेस, दिनांक, उसके बाद किसको आपने पत्र लिखा है, सॉरी ये रह गया था, मेन पॉइंट है। जबकि तो सेंडर एड्रेस किसको आपने लिखा है, जिसको आपने एड्रेस लिखा है उसका, मान लीजिए आपने नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा है, विद्युत अधिकारी को लिखा है, जिलाधिकारी को लिखा है, उसका एड्रेस। तो यहां पर लिखेंगे सिंपल, सेवा में विद्युत अधिकारी। ध्यान रखिएगा ये इस तरह से लिखा जाता है, पहले उसकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और फिर जगह का नाम। विद्युत अधिकारी बुलंदशहर, ये आपने लिख दिया। किसको लिखा है, पहले सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़कर दिनांक, एक लाइन छोड़कर सेवा में विद्युत अधिकारी बुलंदशहर, या आपने नगर पालिका अध्यक्ष बुलंदशहर, या नगर पालिका अध्यक्ष आगरा, या आपने लिखा प्रधानाचार्य जी दिल्ली, प्रधानाचार्य जी, या किसी स्कूल का नाम सेवा में प्रधानाचार्य जी MBD स्कूल आगरा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जिनका नाम एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में बेटा आ जाता है विषय, जो मैं अभी आपको बता रहा था। विषय, विषय में क्या करना है, आपको छोटा विषय लिखना चाहिए। विषय से ही पता लगता है कि यह पत्र किस लिए लिखा गया है। पूरा पत्र पढ़ने के बाद अगर अधिकारी को पता लगेगा तो इतना समय उसके पास नहीं है, विषय से पता लग जाता है कि यह पत्र किसके लिए लिखा गया है और किस संबंध में लिखा गया है। तो विषय यहां पर आपने मान लीजिए लिख दिया बिजली कटौती की समस्या, या कम बिजली आने की समस्या, या लो वोल्टेज की समस्या, आपने यहां पर लिख दिया। उसके बाद में यहां लिखने के बाद यहां एक लाइन छोड़ देंगे बेटा जी, और नीचे लिखेंगे महोदय, यहां लाइन छोड़ के, और यहां से लिखना आप स्टार्ट करें। लाइन छोड़ देंगे विषय, एक लाइन छोड़ देंगे महोदय, और कॉमा लगा करके यहां नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा ये 3 पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए। जो औपचारिक पत्र है वो 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है बेटा। पहले पैराग्राफ में छोटा सा शॉर्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, जैसे महोदय मैं शांति निकेतन कॉलोनी अलीगढ़ का निवासी हूं, बिजली कटौती की समस्या के विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूं। या आपने दूसरा लिखा महोदय विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं में, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा है तो आप लिखेंगे महोदय मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं और विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं की तिथियों के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आइए, यहां फिर बड़ा पैराग्राफ लिखा जाता है। अब इसको बड़ा लिख दीजिएगा जो भी आपको लिखना है। मान लीजिए आपको विद्युत कटौती के बारे में लिख रहे हैं, इसी के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो आप लिखेंगे महोदय, आपने पहला पैराग्राफ किया। दूसरे पैराग्राफ में जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय वार्षिक परीक्षाएं या अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा दिन स्कूल और ट्यूशन के बाद जब रात में वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तब बिजली चली जाती है और बिजली कटौती की समस्या के कारण वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। गर्मी हो जाने के कारण और भी अधिक समस्या हो रही है। बड़ा पैराग्राफ हो गया। एट लास्ट जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है, अतः आपसे अनुरोध है कि
इस समस्या की ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाधान कराने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। और लास्ट जो वर्ड है बेटा, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, आपको ध्यान होना चाहिए, इस जगह पर लास्ट में लिखा जाएगा, नीचे मैं यही लिखूंगा ताकि आप ये सब ध्यान रखिएगा, ये भवदीय, ध्यान रखिएगा, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा वर्ड भवदीय, और यहां पर अपना नाम, नेम, यहां पर अपना भवदीय के ऊपर अपना नाम लिखेंगे। ये फॉर्मेट है आपके औपचारिक पत्र का। इसमें एक चीज और बता देता हूं जो एग्जाम में काफी आता है, बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा इसे भी। औपचारिक पत्र में एक पत्र बहुत आता है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डेट एकदम, सेंडर एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़कर दिनांक, उसके बाद में किसको लिखना है, आपको मैं मैटर बताता हूं, सेवा में। देखिए, जब भी कभी कई बार एग्जाम में आता है, किसी प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। समाचार पत्र के संपादक, न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको पत्र लिखना है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये रट्टा मार लीजिए, यही इसी तरह का पैटर्न है। सेवा में एड्रेस क्या है, संपादक महोदय, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले सकते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, संपादक, कोई भी ले लीजिए। मैंने मान लीजिए ले लिया है यहां पर दैनिक जागरण आगरा, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर यहां पर विषय, विषय में आपने वही, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, बिजली कटौती की समस्या या शाम के समय अराजक तत्वों के द्वारा किए गई घटनाएं या अराजक तत्वों का बोलबाला या लूटपाट की समस्या, कुछ भी आप यहां पर विषय लिख सकते हैं। नीचे इसके एक लाइन छोड़ करके महोदय, अगर आप यहां पर महोदय लिख दिया है तो आप यहां पर बदल सकते हैं शब्द। शब्द होता है, दूसरा शब्द है बेटा मान्यवर, मान्यवर, लाइन छोड़ दीजिएगा और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। और वही 3 पैराग्राफ में, मान लीजिए आपके घर के आसपास अराजक तत्वों का, अराजक तत्व मतलब ऐसे लोग जो लूटपाट करते हैं, छेड़खानी करते हैं, मारपिटाई करते हैं, ऐसे लोग, उनकी समस्या के बारे में लिख रहे हैं, तो आप सिंपल यहां पर लिख देंगे मान्यवर। अब यहां पर महोदय, मैं गंगानगर कॉलोनी का निवासी हूं, मेरे घर के आसपास शाम होते ही अराजक तत्वों की समस्या है, इस संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूं। पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ, महोदय, शाम होते ही अराजक तत्व पार्क में इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी वाहनों को सड़क के पास बीच में खड़ा कर देते हैं और महिलाओं से छेड़खानी, लूटपाट जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। शाम होते ही बहुत से अराजक तत्व आपस में मारपीट करते हैं, इससे शांति का माहौल वहां पर खराब हो रहा है। इसके बारे में जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। एट लास्ट, अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में छापें। अब ये देखिए, ये लाइन चेंज होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को अपने समाचार पत्र में छापें, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। आपकी अति कृपा होगी। और लास्ट जो मैंने अभी आपसे कहा था, भवदीय, भवदीय, और यहां पर अपना नाम, इस जगह पर अपना नाम लिख देंगे ये। और ध्यान रखिएगा, कभी भी आवासा का खगा ऐसा मत लिखिए, कोई भी नाम लिख दीजिए, आपका नाम जो भी है आप उसकी जगह दूसरा नाम लिख दीजिए। तो नाम लिखिएगा, आवासा का खगा, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। ये फॉर्मेट है आपके औपचारिक पत्र का। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन से पत्र होते हैं? जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन है, हमारा मित्र हो सकता है, हमारे पिता हो सकते हैं, हमारी माताजी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। इस तरह का पत्र हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसे हम कहते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सेंडर एड्रेस प्रिंसिपल के अलावा सभी में लिखा जाएगा। प्रिंसिपल के अलावा सेंडर एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कोई भी लिख सकते हैं आप वहां पर। 151 रामनगर आगरा, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए अपने आपने किसी को भी पत्र लिखता है, बिल्कुल एक आसान तरीका है। जो आपसे बड़े हैं उनको आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, आदरणीय भाई साहब सादर चरण स्पर्श, आदरणीय माताजी सादर चरण स्पर्श,
प्रिय भाई साहब चरण सादर चरण स्पर्श, बड़ों को चरण स्पर्श, और छोटे हैं तो उनको खुश रहो। जैसे अगर आपने लिखा पिताजी के लिए तो आप यहां पर लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। बेटा आप यहां पर प्रणाम भी लिख सकते हैं, सादर चरण स्पर्श या प्रणाम भी लिख सकते हैं। ठीक, ये लिख दिया। और ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत से बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, एक चीज मैं फिर यहां पर छोड़ गया हूं, रामनगर आगरा, और इसके बीच में एक लाइन छोड़ करके दिनांक, एक लाइन छोड़ करके आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। ये देखिए, पहला ये हो गया, सेकंड डेट हो गई, थर्ड ये हो गया, आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। और इसमें विषय नहीं लिखा जाता। माताजी को, पिताजी को, भाई को, मित्र को, किसी को भी पत्र लिखते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता। तो यहां पर आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। अब यहां पर लिखना आप यहां से स्टार्ट करते हैं। हमेशा पहली लाइन एक जैसी होगी। अपने माताजी को, पिताजी को, मित्र को, किसी को भी लिखा है, पहली लाइन एक जैसी होगी। 2 पैराग्राफ में ये पत्र लिखा जाएगा। पहली पैराग्राफ कैसी होगी? मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। अब उसके बारे में जो भी कुछ आपको बताना है, मान लीजिए आपकी परीक्षा की तैयारी के विषय में अपने पिताजी को अवगत कराना चाहते हैं तो लिखिएगा, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, मैं उसके लिए निर्धारित विषय के अनुसार तैयारी कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस बार पहले की परीक्षा की अपेक्षा इस बार परीक्षाएं अच्छी हों। मैं मेहनत करता हूँ, मैंने टाइम टेबल बना रखा है, जो भी कुछ विषय है उस पर मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहा हूँ। संबंधित अध्यापकों से जाकर मिलता हूँ और उनसे नोट्स लेकर तैयारी करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार पहले की परीक्षा की अपेक्षा अच्छे अंक ही आएंगे। लिखे एट लास्ट। यहां पर सिंपल लिखा दिया जाता है आपका प्रिय पुत्र। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी के लिए, जैसे अधिकारी के लिए लिखेंगे भवदीय लिखा जाता था लास्ट में, यहां पर लिखा जाता है आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय भाई, आपके प्रिय अनुज, जो भी लिखना चाहें वो यहां पर, और अपना नाम। इस तरह से लिख देंगे आप अनौपचारिक पत्र। ये आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैंने आपके सामने दोनों तरह के पत्र रख दिए हैं। ईमेल पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर दे चुका हूं, जो आपके पास है आप वहीं से ईमेल देखिए। संदेश लेखन मैंने आपको दे दिया है, उस पर वीडियो बनी हुई है, उसको देखिए। मैं बच्चों को बताता हूं कि ज़्यादातर जब ऐसा जो क्वेश्चन आता है, लास्ट वाला जो खंड है घ, उसमें बेटा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। खंड घ में जो पहला क्वेश्चन है वो है पत्र, जहां पर एक औपचारिक होगा एक अनौपचारिक होगा। कोशिश करिए अनौपचारिक पत्र ही लिखिए, अपने माता पिता भाई मित्र उसके लिए जो पत्र है वही लिखिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सेकंड जो आता है उसमें ईमेल होगा और स्वव्रत होगा। स्वव्रत मीन्स बायोडाटा। तो बायोडाटा में काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों को पैदा होता है, इसलिए वहाँ पर ईमेल कोई चॉइस कीजिए। और ईमेल में मैंने आपको सब बता रखा है, फ्रॉम टू और सीसी के बाद कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने ईमेल की एक वीडियो दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तीसरा है आपका संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन। तो संदेश लेखन को वहाँ पर चूज कीजिएगा, क्योंकि संदेश लेखन 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाता है, आसान होता है, अच्छा बना सकते हैं। अब अगर विज्ञापन बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको पिक्चर बनानी हो सकती है, राइटिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, नंबर जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर चूज कीजिएगा संदेश लेखन। तो इस तरह से 3 चीज़ें हो गई, अनौपचारिक पत्र, दूसरे में हो गया ईमेल लेखन, और तीसरे में और लास्ट में हो गया आपका संदेश लेखन। तो इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, लिख के देखिए, अभ्यास कीजिए। इस तरह से मैंने पूरी ग्रामर आपको दे दी है। और जो पद परिचय मैंने आपसे कहा था, अभी पद परिचय की मैंने वीडियो अलग से दे रखी है, पूरी ग्रामर उसी पद परिचय को मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन ढंग से किया है, उससे आप पद परिचय ले सकते हैं। इस वीडियो में बहुत सारा काम दे चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर। इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आगामी वीडियो आपको फाइनल एग्जाम तक मिलती रहे।